स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की 5th क्लास। कहाँ पे लेफ्ट किया था हमने लास्ट क्लास में? हमने लेफ्ट किया था लास्ट क्लास में वाष्पशील अवाष्पशील पे। ठीक है, क्या कर रहे थे हम कर रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्म को। उसका पहला गुण पाराशरण दाब हमने कर लिया था, फिर सेकंड करा दिया था मैं, उसके बाद मैंने कुछ जनरल इंफॉर्मेशन बताई थी आपको वाष्पशील अवाष्पशील की। आज करेंगे हम वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, ये सेकंड गुण है किसका? अणुसंख्यक गुणधर्म का क्या है? सेकंड है ये, वाष्प दाब का अवनमन। पहले क्या है, पहले इसका मीन समझो कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा। देखो वाष्प का मीन्स क्या होता है? वाष्प का मीन्स होता है भाप, और दाब तो आप जानते हैं प्रेशर। और मैंने कराया था अवनमन उन्नयन के मीन्स बताए थे। अवनमन का मीन्स होता है घटना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, भाप का जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम उसी देखने वाले हैं कि किस तरह से वो क्यों किस तरह से कम होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक शुद्ध विलायक है। ध्यान समझना इसे, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, अवनमन वाष्प दाब का। भाप का जो दाब है उसका घटना तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से, किस कंडीशन की वजह से घट जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल हमने इसमें, हमारे पास क्या है, एक ये बीकर है और इसमें क्या भरा है? जल भरा हुआ है। यहाँ पे देखो इसमें भरा है H2O जल। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, H2O का यूज करते हैं हम विलायक में। तो इस टाइम पे देखो ये शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का मीन समझ रहे हो, इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है, ओनली यहाँ पे जल ही जल है। तो ये क्या है हमारा जल, यहाँ पे हमारा ये शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। ध्यान से समझना एक पॉइंट को, इसके शुद्ध विलायक है। यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब मैंने क्वथनांक में भी समझाया था इसी टाइप से, हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझो, यहाँ पे क्या किया हमने, प्रेशर इसका डिफाइन करने के लिए एक लेयर लगा दी, जिससे हम क्या, एक ढक्कन लगा दी, जिससे हम प्रेशर डिफाइन कर सकें कितना प्रेशर इसका होता है। अब यहाँ पे समझो, हमारा कोई भी A to Z, मतलब यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में सभी पे जो होता है 1 atm वायुमंडल का प्रेशर होता है, दाब होता है। समझ आ रहा है क्या? जो वायु होती है हमारे चारों तरफ, वो हम पे, उसका वायुमंडल हम पे एक दाब लगा के रखता है, वो होता है 1 atm का दाब। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 atm का दाब इस पे होगा। तो वायुमंडल का दाब कितना होगा इस टाइम इस पे? नॉर्मल कंडीशन में 1 atm का दाब सभी पे होता है, और इस पे भी 1 atm का दाब होगा। या तो समझ आ रहा? क्या करेंगे देखो, जैसे हम इसको गर्म करेंगे, मान लिया इसको हमने कितने पर, 40 सेंटीग्रेड पर गर्म किया। ठीक है, तो होता ये है कि इसके जो अणु होते हैं, किसी भी चीज के जो अणु नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, तो वो क्या होता है, भारी होते हैं। जैसे जैसे हम उनको गर्म करते हैं तो उनका वेट वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होके क्या होते हैं, वो भाप बन के उड़ने लगते हैं। यहाँ तो समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम गर्म करेंगे तो इसकी जो अणु होंगे पानी के, वाटर के, तो ये क्या होंगे, हल्के होके और भाप बन के उड़ने लगेंगे ऊपर। समझ रहे हो? भाप बन के क्या होंगे, ऊपर उड़ने लगेंगे, और ऊपर उड़ के ये कहाँ पे आएंगे, इस पे, जिससे हमें प्रेशर को डिफाइन करना है, इस लेयर पे आ गए। ठीक है ना, यहाँ पे आते हैं ये ऊपर उड़ के। जैसे क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इन अणुओं की संख्या भी ऊपर बढ़ती जाएगी, और क्या होगा, बढ़ती जाएगी, और इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो 50 किया, और अणु हल्के को ऊपर उठे, हमने क्या किया, 90 किया, और अणु क्या हुए, ऊपर उठ के, और हमने 100 किया, तो और अणु क्या होते हैं इसके, ऊपर उठ के यहाँ पे प्रेशर बनाते हैं। यहाँ तक समझ आ रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ पे अणु इसके भाप बन के ऊपर उड़ते जाएंगे, और यहाँ पे इस लेयर पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जब इसका टेम्परेचर जल का हमारा कितना हो जाता है, 100 सेंटीग्रेड हो जाता है, तो इसकी जो टोटल अणु है वो यहाँ पे प्रेशर डालते हैं कितना, 1 atm का। कितना प्रेशर डालते हैं इस लेयर पर, 1 atm का। यहाँ तक समझ आ रहा है ना, कितना प्रेशर डाला, 1 atm का।
तो मैंने आपको क्वथनांक बताया था, तो आपको ये भी बताया था कि क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर किसी भी द्रव का प्रेशर 1 atm हो जाता है तो उसे उसको क्वथनांक बोलते हैं। तो दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो 100 सेंटीग्रेड क्या है, इसका जल का क्वथनांक भी है, क्योंकि 100 सेंटीग्रेड पर इसका प्रेशर कितना हो गया, 1 atm हो गया। ये तो समझ आ गया। अभी तो हम क्या समझ रहे हैं, नॉर्मल वाष्प का मींस भाप का दाब समझ रहे हैं कि दाब लगता कैसे। ये तो समझ आ गया कैसे दाब लगता है। सीधी सी बात है, इसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसके अणु क्या होते हैं, हल्के होके ऊपर जाते हैं लेयर पर और उस पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं। यहाँ तो समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि हमने 100 पे गर्म किया इसको, और इसके 100 अणु ऊपर आए और 100 अणुओं ने यहाँ पे क्या किया, इस पे प्रेशर लगाया। ठीक है, तो इस टाइम देखो प्योर जो हमारा विलायक है, जल है, इसके दाब को बोलेंगे हम, क्या ये शुद्ध विलायक है ना, तो हम बोलेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प का दाब मीन्स भाप का दाब। तो यहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज करेगा इसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे पी नॉट, और पी नॉट का मीन्स क्या हुआ, ये क्या है, जिसका दाब होगा उसी का दाब बोलोगे ना। ये क्या है, हमारा शुद्ध विलायक है, तो हमने बोल दिया सीधी सी बात है, शुद्ध विलायक का भाप का या वाष्प का दाब है। तो पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। अब देखो होता क्या है, जैसे ये फर्स्ट कंडीशन ली हमने, वाष्प के दाब को हमने समझ लिया, हमें समझना है कि दाब का अवनमन कैसे होगा। यहां पे तो दाब समझ लिया। अब देखो क्या किया हमने सेकंड कंडीशन में, हमने एक बीकर लिया, इसमें ऑलरेडी क्या घोला हुआ है, इसमें विलायक तो है लेकिन एक चीज और घोली हमने यहाँ पे, घोलने वाले को क्या बोलते हैं, विलय। और मैंने बोला कि पदार्थ हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक वाष्पशील और एक अवाष्पशील। तो यहाँ पे जो हम विलय ले रहे हैं, सीधी सी बात है, हमारा विलायक ऑलरेडी क्या है, H2O ही है। ये क्या हमारा पहली कंडीशन में भी यही विलायक था, अब कंडीशन में भी यही विलायक है। सीधी सी बात है, पहली कंडीशन में क्या लिया हमने, H2O को लिया, उसे गर्म किया, उसका प्रेशर को डिफाइन किया। सेकंड कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि हम इसी विलायक को ले रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, एक चीज और मिक्स कर रहे हैं, वो मिक्स कर रहे हैं हम अवाष्पशील विलय। कैसा, अवाष्पशील विलय, समझ आ रहा है। अवाष्पशील विलय इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें मिक्स कर रहे हैं, तो अभी इसको क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, इसको बोलेंगे हम विलयन। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि साइड में अपने को प्रेशर लगाना, इसे बोलेंगे हम विलयन। समझ तो आया। सीधी सी बात है, फर्स्ट कंडीशन में हमने बीकर में प्योर H2O लिया, जिसको हम प्योर विलायक बोलते हैं, और हमने उसको टेम्परेचर पर गर्म किया और उसने एक प्रेशर इंक्रीज किया, जिसको हमने बोल दिया शुद्ध विलायक का वाष्प। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या लिया, इसी बीकर को हमने उठाया, यहाँ पे उठाया, और फिर उसमें अवाष्पशील विलय को मिक्स किया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब हम इसको बोलेंगे विलयन। ये समझ में आ रहा है ना, हमने अवाष्पशील विलय को मिक्स करके इसमें अब सेकंड कंडीशन में विलयन बना दिया। तो सीधी सी बात है, हमें अब देखना है कि फर्स्ट कंडीशन में जो प्योर का दाब था वाष्प का, वो विलय मिलाने के बाद घटता है या बढ़ता है, ये तो देखना है हमें कि घटता है या वो बढ़ता है, क्योंकि हमें देखना है कि अवनमन घटता है, सीधी सी बात है, वो बता रहे हैं क्या घटता है। तो यहाँ पे अवनमन होता कैसे, अब यहाँ पे समझो कि जैसे हमने क्या किया, इसमें अवाष्पशील मिलाया, और अवाष्पशील मैंने बोला था, वाष्पशील अवाष्पशील लास्ट में पढ़ाया था मैंने, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था वाष्पशील वो होते हैं जिनको गर्म करने पे भाप बनकर उड़ जाते हैं, अवाष्पशील वो होते हैं जो भाप बनकर नहीं उड़ते। तो कौन सा मिक्स किया है यहाँ पे, अवाष्पशील, ये भाप बनकर नहीं उड़ेगा। अब देखो जैसे ही हम क्या करते हैं इसको, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, राइट, क्या करते हैं हम इसको गर्म करते हैं, तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे एक लेयर बना लेंगे। ठीक है, एक, जिससे हमें क्या करना है, प्रेशर को डिफाइन करना है। अब यहाँ पे देखो जैसे हम गर्म करेंगे, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे आपको पता है जैसे ही आप गर्म करेंगे तो हल्के होके अणु ऊपर लेयर पे जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे देखो डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट ये होगा, जैसे यहाँ पे हमारे किसके अणु है, जल के भी अणु है, और आपको पता है एक चीज के अणु और भी तो साथ में, क्योंकि हमने अब इसमें अवाष्पशील विलय को मिक्स किया है, तो अवाष्पशील विलय की भी कण या अणु इसमें होंगे। तो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे क्या होगा, कहीं कहीं पे मैं ब्लैक कर देता हूं, ये मान लिया हमने क्या है, विलय के अणु है, और जिनको मैं ब्लैक नहीं कर रहा वो है जल के अणु। यहाँ समझ आ रहा है,
देखो अब होता क्या है, प्रेशर घटेगा या नहीं घटेगा अभी डिफाइन करेंगे अपने। यहाँ समझ आ रहा है? देखो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे जो वाष्पशील है भाप बन के वही तो उड़ेगा, जो वाष्पशील नहीं है वो भाप बन के नहीं उड़ेगा। होगा ये जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे ये कण तो उड़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये अवाष्पशील है, भाप नहीं बन सकते, तो ये तो यहीं पे रहेंगे। और ये जो हमारे वाष्पशील है ये उड़कर लेयर पे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। यहाँ तो समझ आ रहा? अब हम देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना था कि जब इसको हमने 100 पे गर्म किया था तो कितने अणु मान लिए थे लेयर पे? लेयर पे कितने अणु मान लिए थे? यहाँ पे हमने मान लिए थे 100 अणु गए थे। अब देखो यहाँ पे 100 पे गर्म करने पर सीधी सी बात है कितने अणु जाएंगे? फॉर एग्जांपल समझ लिया हमने कि यहाँ पे जैसे ही देखो इसके नीचे भी अणु है, आपको दिख रहे हैं ना, इसके नीचे भी अणु है। तो होता ये है कि ये जो हमारा विलय है जैसे हम इसके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ये तो सीधी सी बात है वाष्प बन के उड़ेगा नहीं, इसके नीचे जो अणु है वो क्या होगा? वाष्प बन के उड़ेगा, लेकिन उसको ये अणु ऊपर जाने नहीं देगा, नहीं देगा। तो सीधी सी बात है पहली कंडीशन में 100 अणु जहां पे गए थे, मान लिया फॉर एग्जांपल इसने कुछ अणुओं को जाने से ऊपर प्रेशर करने से रोक लिया और हमने देखा कि इस बार ओनली 75 अणु ऊपर गए। समझ आ रहा है कि चीज को आराम से समझना। यहाँ पे कितने अणु गए? 75% गए, मतलब 75 अणु ऊपर जाके प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हुआ, 25 अणु जो जाने वाले थे उन्हें किसने रोक लिया? अवाष्पशील विलय ने उन्हें रोक लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो होगा क्या, अपने जनरल माइंड से सोचो कि यहाँ पे प्रेशर कितने लगा रहे हैं, इसे ऊपर कितना ढकेल रहे हैं? 75, और यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं? तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा? 100 का ज्यादा होगा। इसीलिए उसका प्रेशर क्या होता है, अवाष्पशील विलय मिलाने पर शुद्ध विलायक का प्रेशर इसलिए घट जाता है क्योंकि यहाँ पे अवाष्पशील जो हमारा विलय होता है उसके कण वाष्पशील को भी ऊपर नहीं जाने देते। जब ऊपर नहीं जाते तो वो प्रेशर इंक्रीज नहीं करते या प्रेशर उस पर नहीं लगाते। तो यहाँ पे समझ आ रहा है प्रेशर क्या हुआ होगा? सीधी सी बात है, यहाँ पे 100 प्रेशर लगा रहे हैं, वहां पे 75 प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर इसका कम हुआ होगा। इसी को बोल लेते हैं हम कि वाष्प दाब का अवनमन। यहाँ पे जो भाप गई है उसका दाब कम है और यहाँ पे जो भाप गई है, वाष्प गई है, उसका दाब ज्यादा है। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मीन्स होता है घटना। समझ आ गया वाष्प दाब का अवनमन कैसा होता है? सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बना है हमारा? हमारा बना है विलयन। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 100 पर, कितने पर? 100 सेंटीग्रेड पर। देखो यहाँ पे इसका क्या बोलेंगे प्रेशर को? पीएस बोलेंगे। पी का मीन्स प्रेशर होता है और एस का मीन्स होता है सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, जब विलायक में विलय को हमने मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो अब क्या बन गया? ये विलयन बन गया और इसके प्रेशर को विलयन का प्रेशर बोलेंगे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। हमने देख लिया कि इसका प्रेशर, सीधी सी बात है, इसके प्रेशर से कुछ कम होगा। तो माना हमने फॉर एग्जांपल के लिए मान लिया कि इसका प्रेशर 0.980 एम हो गया, राइट। और इसका कितना था 100 पे? देखो टेम्परेचर यहाँ पे भी हमने 100 लिया था और टेम्परेचर यहाँ पे भी कितना लिया था? 100। लेकिन यहाँ पे 100 टेम्परेचर पे कितना प्रेशर है? 0.980 एम और यहाँ पे 100 पे कितना है? 180 एम। तो इसका प्रेशर कितना लिया हमने? इसका प्रेशर 180 एम कितना आ रहा है? इसका प्रेशर लिया हमने कि पी नॉट का प्रेशर कितना है? 180 एम। दोनों बातें क्लियर है ना एकदम? तो देखो वाष्प दाब क्या हुआ? भाप का दाब घट गया। और क्यों घट गया? क्योंकि अणु जा ही नहीं पा रहे ऊपर प्रेशर लगाने के लिए अवाष्पशील की वजह से। तो समझ आ गया ना कि अवाष्पशील विलय को घोलने पर भाप का दाब कम हो जाता है क्योंकि वो वाष्पशील के अणुओं को भी प्रेशर लगाने नहीं देता, जाने नहीं देता। यहां तक क्लियर है? तो देखो इसका कितना था? 100 पर 180 एम, इसका 100 पर कितना हुआ? 0.980 एम। तो सीधी सी बात है प्रेशर यहाँ पे भाप का दाब कम हुआ है, इसका अवनमन हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अवनमन हुआ कितना है। यहाँ पे ये तो बोले अवनमन बताओ, अवनमन का मतलब कितना घट गया। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि किसी बच्चे के पिछले ईयर 90% मार्क आए, इस साल उसके 80% मार्क आए। सीधी सी बात है, मार्क क्या हुए इसके? डिक्रीज हो गए, घट गए। मैं पूछूं कि कितना अवनमन हुआ उसके मार्कों में? यहाँ पे भाप के दाब में अवनमन पूछ रहा है, तो अवनमन तो किसी में भी देख सकते हैं हम। सीधी सी बात है, यहाँ पे भाप के दाब में अवनमन देख रहे हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे अवनमन मतलब घटना बताओ कि कितना अवनमन हुआ उसके मार्क में। तो कैसे निकालोगे आप? सीधी सी बात है, घटा के निकालोगे।
आप क्या करोगे 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10, ऐसी तो निकालोगे। तो इसका मीन्स हमें पता है कि अवनमन निकालना है किसी का तो हमें घटाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, वाष्प के दाब में अवनमन चाहिए, तो कैसे निकालोगे आप अवनमन को, घटा के निकालोगे, क्योंकि किसी का भी अवनमन हम कैसे निकालेंगे, घटना। घटना कैसे निकालेंगे, नाम से ही पता चल जाए किसी का घटना हम घटा के ही तो निकाल सकते हैं, सीधी बात है। या घटने का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट निकालना, तो डिफरेंट कैसे निकालते हैं हम, घटा के निकालते हैं। समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब देखो क्या था, शुद्ध विलायक का प्रेशर बास दाब कितना है, पी नॉट, और विलयन का कितना है, पी एस। हम देखें कि कितना डिफरेंट हुआ इसमें, कितना घट गया, तो कैसे निकालोगे हम, बास दाब का अवनमन कैसे निकालोगे आप, सीधी सी बात है, आप निकालोगे बाष्प दाब का अवनमन बराबर कैसे निकालोगे, पी नॉट माइनस के पी एस। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है बिल्कुल। तो इसे इस तरह से हम बास दाब के अवनमन को डिफाइन करते हैं। समझ में तो आ गया बास दाब किस तरह से कम होता है, राइट। अब मैंने बोला कि आप अच्छा है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स को रटे ना तो बेहतर है, हमने यहाँ पे समझ लिया। और मैंने बोला थ्योरी को भी कैसे अपने डिफाइन करते हैं, जो हमने समझा है ना यहाँ पे। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री की ये कंडीशन होती है कि अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा कि आपने जो भी समझा है उसी को क्या कर दो, थ्योरी में रिटेन कर दो। आपने क्या समझा है, आपने सीधी सी बातें समझा है कि किसी शुद्ध विलायक में अगर आवाजशील विलय आपने घोल दिया तो उसका बासदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो समझा आपने, इसी को आपको बासदाब की डेफिनेशन में रिटन करना है। समझ आया कि जो आपने समझा उसी को क्या करना है, रिटन करना है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे बासदाब का अवनमन की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एक राउल्ट का नियम भी यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ तो समझ आ गया, इसे नोट कर लो। अब हम देखेंगे कि बासदाब की थ्योरी को हमें कैसे डिफाइन करना है। समझ तो लिया आपने, हमें मालूम है शुद्ध, देखो यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे मुझे ये बताइए कि विलायक शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब कितना था, पी नॉट था ना, सीधी सी बात है, कितना था, पी नॉट था। और विलियन का बाष्प दाब कितना था, पी एस था। पी एस बता भी रहे आपको, पी फॉर प्रेशर, एस फॉर सोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालना था क्या, बास दाब का अवनमन। तो बास दाब का अवनमन कब हुआ था, इसकी जैसे थ्योरी डिफाइन करेंगे हम। तो हमने देखा था कि अगर आप किसी विलायक में, शुद्ध विलायक में किसी विलय, आवासशील विलय को घोल देते हैं तो उसका बास दाब कम हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बास दाब का अवनमन कहते हैं। इसी चीज को क्या करना है, कुछ रटना नहीं, जो हमने समझा उसी को यहाँ पे रिटर्न कर देना है। हमने क्या समझा था कि जब शुद्ध विलायक में किसी आवासशील विलायक को घोला जाता है तब उसका क्या कम हो जाता है, बाष्प दाब मीन्स भाप का दाब कम हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बाष्प दाब का अवनमन क्या किससे शो करते हैं, उसे पी नॉट माइनस पी एस कहते हैं। मतलब कोई दिक्कत, केमिस्ट्री हमेशा याद रखना, रटोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जो आपने समझा है ना, जो समझा है तो उसी को क्या करना है, उसी को डेफिनेशन में डिफाइन करना है। हमने जो समझा था डेफिनेशन में डिफाइन करे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने समझ लिया था बासदाब का अवनमन कितना है, अभी बताया था मैंने, पी नॉट माइनस पी एस बासदाब का अवनमन होता है। यहाँ तो समझ आ गया। अब आप एक चीज और पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है आपेक्षिक अवनमन। अब देखो आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, आपेक्षिक अवनमन का मीन्स होता है किसी के साथ किसी का रेशियो डिफाइन करना, मीन्स कंपेयर करना। क्या करना, जैसे मान लो एक बच्चे के मार्क कितने, माना एक बच्चे के मार्क 90 है और एक के कितने 80 है। मैं बोलूं कि ये बच्चा हमने माना ए और इस बच्चे को हमने माना बी। मैं आपसे बोलूं कि आप ये बताओ कि ए बच्चे के
बी बच्चे के कंपेयर में कितने मार्क है। समझ आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे कि उसके कितने, ए बच्चे के कितने मार्क हैं, बी बच्चे के कितने मार्क है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ए बच्चे के बी बच्चे की कंपेयर में कितने मार्क है। तो कंपेयर हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो में, या मैं बोलूं कि बी बच्चे के मार्क ए बच्चे के मार्क के कंपेयर में कितने हैं। ठीक है, तो हमने क्या डिफाइन किया, हमने बी बच्चे के मार्क क्या कर रहे हैं, ए बच्चे का कंपेयर कर रहे हैं। तो जिसका कंपेयर करते हैं, समझ में आ रहा है, जिसका कंपेयर करते हैं उसको ऊपर लेते हैं और जिससे करते हैं उसको नीचे ले लेते हैं। तो हम कंपेयर किसका कर रहे हैं, बी का, तो बी को मान लेंगे हम नॉमिनेटर, और ए से कर रहे हैं तो ए को मान लेंगे डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर मींस अंश एंड डिनोमिनेटर मींस हर। यहां तक समझ आ रहा है। देखो यहां पे क्या करना है, हमें डिफाइन करना है सेकंड पॉइंट इसका, इसका फर्स्ट पॉइंट था ये, सेकंड पॉइंट करना है हमें बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब नमन, इसे ध्यान से समझो, पहले हम ऑलरेडी ये डिफाइन कर रहे थे अवनमन क्या होता है। अब देखो यहां पे आ गया आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन का मीन्स होता है अब हमें इसके अवनमन की कंपेयर करनी है। क्या करना है आपको, इसके अवनमन की कंपेयर करनी है किससे। देखो अपने पास कितने अवनमन है, यहाँ पे सीधी सी बात है, हमारे पास है यहाँ पे एक, तो हमारे पास अवनमन को तो लेना पड़ेगा। देखो दिख रखा, लिख रखा उसने उसने यही तो बोला अवनमन को कंपेयर करो, तो सीधी बात है जिसको कंपेयर करोगे उसको तो लेना ही पड़ेगा। तो हमारा पहला क्या है यहाँ पे, जिससे अवनमन किससे कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, कंपेयर किसकी कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं ध्यान रखना। तो कंपेयर किसकी करेंगे यहाँ पे, अवनमन की, किसकी कंपेयर कर रहे हैं, अवनमन की, और किससे कर रहे हैं, पी नॉट से। समझ आ रहा है ना, कंपेयर किसकी कर रहे हैं, अवनमन की, किससे कर रहे हैं, शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से। तो आपको पता है किससे, जिससे करते हैं उसे क्या लेते हैं हम, उसे लेते हैं हम डिनोमिनेटर में, जिसकी करते हैं उसे ले लेते हैं नॉमिनेटर में। तो हम मैं पूछूं कि इसका बाष्प का जो अवनमन है, जो बाष्प घटा है, टोटल शुद्ध विलायक के बाष्प की कंपेयर में वो कितना है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि उसने बोला कि आप ये बताओ कि जो बाष्प का अवनमन है वो शुद्ध विलायक के बाष्प की कंपेयर में कितना है। समझ आ गया। तो हम कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यही मैंने यहाँ पे आपको बताया था। सिंपल, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे करेंगे हम 80 माइनस के 90। बस जहां पे अपेक्षिक बोले ना, अपेक्षिक बोले ये सापेक्ष बोले, आप क्या करना, दोनों को लेना, एक को ऊपर रख देना और एक को नीचे रख देना, जिसकी कंपेयर कर रहे हो उसको ऊपर और जिससे कर रहे हो उसको नीचे, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है। ये हो गया, ये हो गया हमारा अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, अपेक्षिक अवनमन क्या होगा, अपेक्षिक अवनमन क्या होगा, मैंने डेफिनेशन रेशियो वाली भी बताई है, बताइए ना, रेशियो वाली मैंने बोला, रेशियो वाली डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है, आपको फॉर्मूला याद है, आप निकाल सकते हैं। देखो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, पी नॉट और पी एस और नीचे पी नॉट। तो मैंने रेशियो वाली जो डेफिनेशन करनी सिखाई है वो देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे हम, ये तो समझ आ गया, ये तो समझ आ गया, इसे रफ कर दो। देखो अब कैसे होता है, मैंने बोला रेशियो वाली का मीन्स क्या होता है, हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, देखो ध्यान से समझो इसे, मैं यहाँ पे ये था हमारे पास एक, और हमने ये लिया, दो थे हमारे पास। हमने क्या किया, मैंने बहुत एग्जांपल आपको बहुत बार बताया है कि मैंने बोला था कि मसाले को और ईंटों को हमने क्या करा, एक लाइन में लगाया, तो उसका नाम क्या दिया हमने, दीवार दिया। ऐसे देखो हमारे पास ये अलग अलग है इस टाइम पे, जैसे वो अलग अलग है तो क्या बोलोगे, ईंटें बोलोगे उसको, उसको मसाला बोलोगे। यहाँ पे ये दोनों क्या है, इस टाइम पे अलग है, जब ये अलग है तो इसको क्या बोलोगे आप, अरे बाष्प का अवनमन बोलोगे, इसको शुद्ध विलायक का बाष्प बोलोगे। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे बोल दिया, इसको ऐसे लगा दिया, देखो ऐसे लगा दिया, आप क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे बाष्प का अपेक्षिक अवनमन। समझ में आ रहा है, जब ये अलग अलग थे तो इनके नाम अलग अलग थे, जब हमने इनको एक रेशियो में लगा दिया तो अब हमने इनको क्या नाम दे दिया, बाष्प का अपेक्षिक अवनमन। तो ये मैंने थ्योरी निकालनी कैसे सिखाई थी, मैंने सिखाई थी रेशियो से आप ऐसे थ्योरी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट। तो मैंने बोला था कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि बाष्प दाब
के आपेक्षिक अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल थ्योरी। आपको पता है भी क्या करना है इसका? कुछ नहीं करना। मैंने बोला कि जब ये अलग अलग थे तो हम इसको बोल रहे थे वाष्प दाब का अवनमन और इसको बोल रहे थे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। लेकिन मैंने बोला जब आपने इसको इस कंडीशन में रेशियो में लगा दिया तो अब हमने इसका एक नया नाम दे दिया, क्या? वाष्प दाब का अवनमन। समझ में तो आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या बोला हमने? वाष्प दाब का अवनमन। और रेशियो वाली थ्योरी निकालना मैंने कई बार आपको बताया है। जैसे जैसे यहाँ पे क्यों? क्योंकि हमने बोला कि वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हमने एक क्या बनाया? एक रेशियो में लगाया और इसी को हमने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोल दिया। यहाँ तक दोनों डेफिनेशन समझ आ रही है ना? चलो इसे नोट कर लो। यहाँ तक समझ लिया। अब हम आगे देखेंगे राउल्ट का नियम। देखो इसे ध्यान से समझो। यहाँ पे आप देखने वाले हैं हम ये तो देख लिया ना वाष्प दाब का अवनमन। अब हम देखेंगे राउल्ट का नियम। देखो इसे ध्यान से समझना। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम क्या है? आप क्या करेंगे? मैंने बोला कि आप सभी फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो हम न्यूमेरिकल करते हैं उससे, और दूसरा डेफिनेशन भी इजीली बता सकते हैं। देखो राउल्ट का नियम क्या होता है पहले हम समझेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल में, हाँ देखो यहाँ पे समझो। पहले हम क्या देखेंगे? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है भाई? कितना है? पी नॉट। ठीक है। और विलयन का वाष्प दाब कितना है? विलयन का वाष्प दाब कितना? विलयन का वाष्प दाब पीएस है। और विलय के मोलों की संख्या कितनी है? किससे लेते हैं विलय के मोलों की संख्या को? विलय के मोलों की संख्या आपने क्या रखा है? पहले स्मॉल एन से दिखाते हैं इसको। और विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। देखो इसके मोलों की संख्या किससे दिखाते हैं? हमने कैपिटल एन से। अब देखो यहाँ पे समझो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या था? उसने जब इसका प्रैक्टिकल किया तो उसने देखा कि यहाँ पे जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है अपना? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। उसने देखा ये अपेक्षिक अवनमन जो है जब डिफाइन किया तो उसने देखा कि इसका ये विलय के मोल अंश के बराबर आता है। सीधी सी बात है, उसने प्रैक्टिकल किया होगा राउल्ट ने। उसने देखा कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर आता है? जो विलय है उसके मोल अंश के बराबर आता है। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे आप पेपर कर रहे हैं याद कर रहे हैं तो ध्यान नहीं भी रह सकता है कि विलायक का होगा या विलय के मोल अंश के बराबर होगा। तो आपको पता है सब कुछ जो इधर उधर हुआ है वाष्प दाब में वो किसकी वजह से हुआ है? सीधी सी बात है, विलय नहीं होता तो अपना प्रेशर तो नॉर्मल ही चल रहा। किसके आने से सब कुछ डिसबैलेंस हो गया? विलय के। तो सीधी सी बात है, आप याद रखेंगे कि किसकी वजह से सब कुछ डिसबैलेंस हुआ था? तो जो डिसबैलेंस करेगा तो उसे झेलेगा भी तो वही। सीधी सी बात है, चोरी जो करेगा जेल तो वही जाएगा। तो यहाँ पे चोरी किसने की? सीधी सी बात है, विलय ने आगे सब कुछ डिसबैलेंस किया है। तो यहाँ पे जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होगा वो विलय के ही मोल अंश के बराबर होगा। याद रहेगा ना? अब देखो क्या दिख रहा है आपको? मैंने बोला कि डेफिनेशन थोड़ी अलग कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप रटे ना। मैंने सबसे पहले बोला कि जो आप सीखें उसे डेफिनेशन में रिटन करें। दूसरा मैंने बोला जैसे भी आपके पास फॉर्मूले हैं उसी से डेफिनेशन रिटन करें। 2-4 चैप्टर पढ़ोगे आप समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वो क्या है? विलय के मोल अंश के बराबर है। देखो ये तो दिख रहा है आपको। तो क्या इसे डेफिनेशन में आप नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो आपने समझा है यहाँ पे, वो यहाँ पे लिख दे। क्या समझा आपने?
कि राउट ने जब देखा डिफाइन करके तो उसने देखा कि हमारा जो बाज दाब का आपेक्षिक अवनमन है उसकी वैल्यू या उसका मान विलय के मोल अंश के बराबर आया। जैसे मान लो कि इसने ये डिफाइन किया, देखो समझ लो, सिंपल में बिल्कुल राउट ने डिफाइन किया कि पी एस पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट की वैल्यू कितनी आई, मान ले 2 आई। तो उसने जब विलय और विलय के मोलंस को डिफाइन किया तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई, 2 आई। तो उसने देखा अबे ये तो दोनों क्या होते हैं, बराबर आते हैं, सीधी बात है। तो उसने उसी टाइम पे नियम दे दिया कि बाज दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोलंस के बराबर आता है। ठीक है, और आपको इस फॉर्मूले में दिख भी रहा है, यहाँ पे क्या है, बाज दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, विलय के मोल अंश के बराबर है। यही हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, कुछ रटना थोड़ी है। क्या दिख रहा है आपको, हमने देखा कि बाष्प दाब का, राहुल का नियम ये तो बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन देखो बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यही है ना, ये किसके बराबर है, यही तो लिखना अपने को कि बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलय के मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। कोई डाउट, ध्यान रखना जिस तरह से मैं बता रही हूँ थ्योरी लिखना, जैसे आपके पास रेशियो का कोई फॉर्मूला है तो रेशियो को फॉर्मूले से इजीली लिख लेंगे, कुछ चीज को हमने समझा है तो उसी को रिटर्न कर देंगे डेफिनेशन के रूप में, या हमारे पास कोई फॉर्मूला डायरेक्टली है तो वहां पे कर देंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आप रटोगे तो हो सकता है कभी भी भूल सकते हो, लेकिन हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला याद है, इसका मीन्स हमें पता है कि दोनों बराबर है, इसी बात को यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया कि बाज दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मोल अंश के बराबर होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि बाज दाब का अपेक्षित अवनमन जो बढ़ेगा, अगर मैंने क्या किया, आवाजशील विलय की मात्रा को बढ़ा दिया का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैंने मान लिया कि फर्स्ट टाइम में उसे 50 ग्राम घोला था उसमें विलायक में, फिर सेकंड टाइम में 100 ग्राम घोल दिया, तो बाज दाब का अवनमन ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। देखो हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि क्या बीकर में जब हमने वाष्पशील डाला था तो उसके कण क्या कर रहे थे, वाष्पशील को जाने से रोक रहे थे। सीधी सी बात है, हमने फॉर एग्जांपल ले लिया कि अगर हमने 50 ग्राम डाला था, रोकने वाले कितने थे 50, और हमने 100 ग्राम डाल दिया, रोकने वाले कितने हो गए 100 हो गए। तो अब एक बात होता है, रोकने वाले ज्यादा हैं तो ऊपर लेयर पे जाने वाले क्या होंगे, कम होंगे, और कम होंगे जाने वाले तो प्रेशर भी क्या लगाएंगे, कम। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे जैसे विलय की मात्रा आप बढ़ाएंगे बाज दाब इतना ही कम होता जाएगा और अवनमन इतना ही बढ़ता जाएगा। समझ आ गया, यहाँ पे फॉर्मूले में भी आपको दिख रहा है कि आपेक्षिक अवनमन या अवनमन हमारा क्या है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है। और अगर हम इसको क्या करें, देखो ऐसे इसको क्या रहने दे, एन रहने दे, खाली सबको हटा दे, आपको अनुक्रमणिति तो आता है ना, जो वैल्यूज है बाकी को क्या कर दो, साइड कर दो, और एक वैल्यू को रहने दो, तो क्या कर लेते हैं हम अनुक्रमानुपाती का साइन लगा लेते हैं। इसका मीन्स हुआ हम क्या कर रहे हैं, इसमें और इसमें कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तो बाकी सबको हटाने के बाद क्या आया था, यहाँ तक तो लगा था बराबर का साइन, समझ आ रहा है, इसे ध्यान समझो, यहाँ पे लगा था बराबर का साइन, जब हमने क्या किया ओनली इसके अंदर और इसके अंदर कोरिलेशन निकाला तो बाकी को क्या किया, हटा दिया। जब हटा देते हैं जिसके अंदर कोरिलेशन निकालते हैं हम उसी दोनों को ले लेते हैं और बीच में अनुक्रमणिति का साइन लगा देते हैं। तो हमें कोरिलेशन देखना इन दोनों में, हमने क्या किया, बाकी को हटा के अनुक्रमणिति लगा दिया। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप क्या, ये क्या है, विलय के मोलों की संख्या, तो सीधी सी बात है विलय के मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, रटना नहीं है, देखो ध्यान समझो इसे, W अपॉन M के होती है ना। तो हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं हम W अपॉन M रख सकते हैं। तो इसका मीन्स क्या पता चल जाए आपको, ध्यान से समझो, क्या दिख रहा है आपको कि बाज दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के भार की क्या है, अरे आपको दिख नहीं रहा कि अपेक्षिक अवनमन किसके अनुपाती आ रहा है, विलय के भार के। इसका मीन्स अगर भार बढ़ा तो अपेक्षिक अवनमन क्या होगा, बढ़ेगा, विलय का भार घटा तो, रटना नहीं है, देखो ध्यान से सामने दिख रहा है आपको कि अपेक्षिक अवनमन क्या है, विलय के भार के बिल्कुल अनुक्रमानुपाती आ रहा है। इसका मतलब भार बढ़ाया तो अपेक्षिक अवनमन, घटाया तो घटेगा। देखो अणुभार भी तो दिख रहा है, अणुभार ज्यादा हुआ तो उल्टा है, देखो यहाँ पे ये उल्टा है ना। तो समझ आ गया कि अगर हमारा भार बढ़ा उसका विलय का
तो अपेक्षिक अवनमन भी क्या होगा, और अवनमन भी। आप बोल रहे हैं कि अपेक्षिक अवनमन तो सीख लिया, अवनमन कैसे बढ़ेगा? तो सीधी सी बात है, आप इसको पी नॉट की किस साइड ले जाओ, उस साइड ले जाओ। तो आपने देखा होगा कि हम जब इसे इस साइड ले गए तो यहाँ पे क्या बचा, पी एस अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे क्या चल रहा है अपना, W/M मल्टीप्लाई में क्या पहुंचा, पी नॉट। तो आपने देखा अब ये क्या बचा, क्या बचा, खाली ये अवनमन बचा अब, क्योंकि पहले नीचे ये नीचे होता तो होता अपेक्षिक अवनमन, लेकिन अब क्या है ये ओनली अवनमन। देखो यहाँ पे अवनमन क्या दिख रहा है आपको, आपको अवनमन दिख रहा है कि अवनमन भी विलय के बाहर के क्या आ रहा है। तो इसका मीन्स ये होगा, रटना नहीं है आपको, दोनों फॉर्मूला का यूज करके अच्छे से देख लेना। दिख रहा है हमें कि क्या, कि बाज दाब का अपेक्षिक अवनमन भी विलय के बाहर के अनुक्रमानुपाती होता है, और अपेक्षिक अवनमन अवनमन दोनों ही क्या होते हैं, विलय के भार के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब विलय का भार अगर आपने बढ़ाया तो अपेक्षिक अवनमन भी बढ़ेगा और अवनमन भी बढ़ेगा। ठीक है, रटना नहीं, इन दोनों को समझ लेना एक बार और घर पे जाके। समझ आ गया? ठीक है, इसे नोट करो। यहां तक समझ लिया हमने। अब समझेंगे हम अणुसंख्यक गुणधर्म की थर्ड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटी कौन सी थी, कौन सी थी, पर तो माइंड मैप के अकॉर्डिंग रहे हो ना। थर्ड क्वालिटी थी हमारी क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। अब देखो इसका मीन्स मैंने बता दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। क्वथनांक का मीन्स तो आपको पता है, क्वथनांक मीन्स मैंने बताया था ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव का प्रेशर 1 वायुमंडल के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। ये मैंने समझा दिया था ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, क्वथनांक का मीन्स तो क्वथनांक ही होता है, और उन्नयन का मीन्स होता है बढ़ना। इसका मीन्स होता है बढ़ना। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि क्वथनांक यहाँ पे पहले के कंपेयर में कुछ बढ़ गया होगा। तो हमें देखना ये कि बड़ा किस टाइप से होगा, क्या रीजन होगा उसका कि क्वथनांक पहले से बढ़ गया होगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे, देखो फर्स्ट टाइम क्या किया हमने, ये क्वालिटीज लगभग इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो सेम ही है। क्वथनांक बाज दाब का अवनमन पढ़ा था हमने, वहां पे भी ये यूज किया था ना, प्रसरण दाब। तो हम क्या है, लमसम क्वालिटी सेम ही है। ये क्वथनांक का उन्नयन भी बिल्कुल कंपेयर करता है, बिल्कुल इसी तरह से पढ़ेंगे हम जैसे कि हमने पढ़ा था बाज दाब का अवनमन, बिल्कुल सेम इसी तरह से। हमने क्या किया फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम में क्या लिया, शुद्ध विलायक लिया। यहाँ पे समझो ध्यान से, शुद्ध विलायक। और आपको मालूम है कि जल से अच्छा शुद्ध विलायक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा H2O यूनिवर्सल विलायक है। यहाँ समझ आ गया? यहाँ पे देखो क्या था, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ पे जल भरा हुआ है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे हम क्या करते थे, इसके प्रेशर को डिफाइन करने के लिए एक ले लेते ढक्कन या कुछ कोई भी हम ले लेते, ऐसा था जिससे कि हम इसके प्रेशर को डिफाइन कर सके। अब यहाँ पे देखो क्या होता कि यहाँ पे इस साइड से इस पे 1 atm का प्रेशर रहता था। वो किसका रहता था, वायुमंडल का, वायुमंडल का प्रेशर रहता था इस पे। हम करते क्या है यहाँ पे, सीधी सी बात है, इसको हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बाज दाब के जो अवनमन था ना बिल्कुल सेम ही है। जैसे हम गर्म करते थे, मान लीजिए 20 पे गर्म किया, फिर कितने पे किया, 30 पे किया, और जैसे जैसे हम इसे गर्म करते जाएंगे तो क्या होगा, इसके जो अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हल्के होके ऊपर जाएंगे, ऊपर उठेंगे। सीधी सी बात है, ऊपर उठ के क्या करेंगे, ऊपर उठ के इस लेयर पे प्रेशर, इस पे क्या करेंगे, प्रेशर देंगे। ठीक है, तुम्हें ये तो पता है ना, गर्म होके क्या होते हैं, किसी के भी अणु हल्के हो जाते हैं, हल्के होने की वजह से वो भाप बन के ऊपर उड़ जाते हैं। और जैसे ही भाप बन के ऊपर उड़ेंगे तो सीधी सी बात है, इस पे एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही अणु की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी और इस पे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर कितना किया, 100 सेंटीग्रेड किया। ठीक है, 100 सेंटीग्रेड किया, यहाँ पे इतने अणु पहुंचे कि इस पे प्रेशर कितना हो गया, 1 atm। यहाँ पे ऊपर से प्रेशर भी 1 atm था, और 100 सेंटीग्रेड पे नीचे से प्रेशर भी हो गया 1 atm। और मैंने बोला था जिस टेम्परेचर पर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पर प्रेशर 1 atm हो गया, वो क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। तो सीधी सी बात है, अब इसको क्या बोलेंगे, है तो ये टेम्परेचर ही, लेकिन इस पे क्या हो गया, इसका प्रेशर 1 atm हो गया, इसलिए इसको टेम्परेचर ना बोल के इस टाइम पे हम क्वथनांक बोलेंगे। यहां तक तो बात क्लियर है? क्वथनांक वाले पोर्शन में भी मैंने समझाया था इसको। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक किसी का भी
जो क्वथनांक हो 100 सेंटीग्रेड की हो। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि किसी के अणु भारी होंगे तो सीधी सी बात है उन्हें ऊपर उठाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा, तो क्या होगा, उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। यहां तक समझ आ रहा है? क्वथनांक सबके अलग अलग होते हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या किया देखो, मान ली कितने पहुंच रहे थे, सेमी एग्जांपल लेंगे कि 100 अणु पहुंच रहे थे, ठीक है, और 100 अणु में कितना प्रेशर इस पे इंक्रीज किया, 180। क्लियर है क्वथनांक? अब क्या किया सेकंड टाइम में हमने किया कि यहां पे हमने इसमें एक क्या मिक्स कर लेंगे, किया था हमने पहले भी, याद करो, आवासशील, आवासशील विलय, ठीक है, ध्यान से समझो इसे। आवासशील जैसे इसमें डिसॉल्व करेंगे किसके साथ, H2O के साथ, और H2O मालूम है आपको ये विलायक है, ठीक है, जैसे ही डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तुम्हें पता है विलय और विलायक को जब हम एक साथ डिसॉल्व करते हैं तो उसमें विलयन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारा विलयन तैयार हो गया। यहाँ तो समझ आ रही है क्या बन गया, विलयन बन गया। अब देखो क्या है, आपको मालूम है इसमें आवासशील, मैंने बोला था आवासशील क्या है, आवासशील कोई ऐसा पदार्थ होता है कि उसको कितना भी आप गर्म करें वो भाप बन के उड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो कैसा डाला हमने, जिसको कितना भी गर्म करेंगे आप टेम्परेचर पे, भाप बन के उड़ने वाला नहीं है। तो क्या किया हमने, सीधी सी बात है, यहाँ पे दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे, हमारे जल के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, और जल के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो तो भाप बन के ऊपर उड़ जाएंगे, लेकिन हमारा जो ये है आवासशील, तुमको मालूम है ये तो बास बनेगा नहीं, तो ये क्या होगा, उड़ेगा भी नहीं। मैं डार्क स्पॉट से दिखा देता हूँ आवासशील को, और ये हमारे लाइटली स्पॉट है, ये हमने मान लिया कि ये किसके मॉलिक्यूल से, जल के। अब यहाँ पे समझो, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे, सीधी सी बात है, हम इसको जब गर्म करेंगे, देखो ध्यान से समझो इसको, हम क्या करेंगे जब इसको गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है, ये क्या करेंगे, जो वाष्पशील है वो तो भाप बन के ऊपर उड़ेंगे, और जो वाष्पशील है वो भाप बन के ऊपर नहीं उड़ेंगे, क्योंकि उनमें उड़ने की क्वालिटी नहीं है। तो सीधी सी बात है, तुमने देखा होगा कि अगर एक इंसान कुछ काम नहीं करता तो दूसरे को भी क्या करता है, वो उस काम करने को रोकता है। बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन है इनकी, क्योंकि ये तो भाप बन के उड़ नहीं सकते, तो ये दूसरों को भी क्या कहते हैं, तुम भी भाप बन के मत उड़ो, रोकने वाले भी होते हैं लाइफ में। इसी तरह से यहाँ पे ये भी क्या बोलेंगे कि ऊपर मत उड़ो। तो क्या होगा, आप जब इसे गर्म करेंगे तो खुद तो उड़ेंगे नहीं ये, और ये नीचे वाले जो हमारे किसके अणु है, जल के अणु, विलायक के अणु, उनको भी ऊपर जाने से रोकेंगे। देखो क्या करा, इसका हमने किया 20 सेंटीग्रेड से करते करते हमने 100 सेंटीग्रेड पे इसको गर्म किया। समझ आ रहा है, अच्छे समझ रहे, यही पॉइंट है यहाँ पे क्वथनांक का। तो जैसे हमने 100 सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो यहाँ पे उड़ के कितने पहुंचे, सी सी बात है, हमने पहले भी समझा था इस एग्जांपल को, हमने माना कि 75 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पहुंचे, जिन्होंने क्या किया, इस पे लेयर पे प्रेशर इंक्रीज किया। समझ आ रहा है, 75 ने इंक्रीज किया प्रेशर। अब तुम सोचोगे कि वहां पे तो सी सी बात है, यहाँ पे तो सो जा रहे थे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 75 जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आवासशील जो कण थे उन्होंने 25 को रोक लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सी सी बात है, यहाँ पे 25 प्रेशर लगा रहे, कितना लगा रहे, 25 कम लगा रहे हैं ना पहले से, यहाँ पे कितना लगा रहे हैं 100, वहां पे 25 कम लगा रहे हैं, वहां पे 75 लगा रहे हैं। यहाँ तो समझ आ रही है। अब क्या होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो इससे क्या होगा, कम होगा। अब मान लिया फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कितना प्रेशर था, 100 सेंटीग्रेड पर 180 एम, तो इस टेम्परेचर को क्या बोल लेते हैं हम, क्वथनांक। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे 100 सेंटीग्रेड पर 180 एम नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लगाने वाले कितने, 75, 25 कम है, तो हमने मान लिया यहाँ पे प्रेशर कितना, यहाँ पे लगाया इन अणुओं ने 0.9, समझ रहे हो, 0.9 लगाया। तो क्या इस टेम्परेचर को आप बोलेंगे क्वथनांक, नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आपको तो पता है उस टेम्परेचर को क्वथनांक बोलेंगे जिस पर इसका प्रेशर 180 एम हो जाए। समझ आ रही है, पहले तो इसका 100 पे 180 एम हो रहा था, इसलिए इसका क्वथनांक बोल रहे थे, लेकिन इस बार में 100 पर 180 एम नहीं हुआ, तो इस बार इसका क्वथनांक हम 100 नहीं बोलेंगे। यहां तक क्लियर है। अब क्या किया, हमें तो चाहिए 180 एम, तो हमने क्या किया, मान ली कि हमने इसका टेम्परेचर और बढ़ाया और 102 कर दिया, कितना कर दिया, 102 कर दिया। हमने देखा जब इसका टेम्परेचर 102 किया तो 25 अणु और पहुंच गए, यहाँ पे कितने अणु और पहुंच गए, 25, तो आप कितने हो गए इस पे, सेकंड टाइम में 100 हो गए, और हमने देखा 100 होते ही इसका प्रेशर फिर से क्या हो गया, 180 एम। अब मुझे ये डिसाइड करके बताओ आप कि आप यहाँ पे 100 को क्वथनांक बोलेंगे या 102 को,
102 को क्यों बोलोगे? वो इसलिए बोलोगे क्योंकि यहाँ पे अब 102 पर 1 atm हुआ है, तो सीधी सी बात है जिस टेम्परेचर पर आपका प्रेशर 1 atm होगा उसी को आप क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्वथनांक बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देखो जब ये शुद्ध कंडीशन में था तो क्वथनांक कितना था इसका? जब हमने अवाष्पशील घोला तो क्वथनांक कितना हो गया? तो बढ़ गया। और क्वथनांक के बढ़ने को ही क्या कहते हैं हम? क्वथनांक का उन्नयन। यही बढ़ना सीखना था हमें कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। समझ आ गया क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे तो विलायक है, तो विलायक, तो ये क्या है हमारा? ये विलायक का क्वथनांक है ना? ये किसका क्वथनांक है? विलयन का क्वथनांक। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है? इसे हम दिखा दें किससे? सिंपल में इसे दिखा दें हम टी से या टी नॉट से दिखा दो, क्योंकि नॉट से यूज कर रहे हैं हम। इसे इससे किससे दिखाएं? इसे दिखा दिया हमने टी एस से, सोल्यूशन से। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको मालूम है कौन सा बड़ा है यहाँ पे? यहाँ पे आपको पता है, सिंपल सी बात है, टी एस 102 आ रही है इसकी वैल्यू और टी नॉट छोटा है। यहां तक तो क्लियर है बिल्कुल? तो क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं? विलयन और विलय के, विलयन और विलय के क्वथनांक के अंतर को ही क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे क्या, अब मैं पूछूं कि क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ, बड़ा कितना, तो कैसे निकालोगे आप? घटा के निकालोगे ना। तो घटा के कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, हमें पता है 100 में से क्या करेंगे आप? 102 में से 100 लेस कर देंगे, तो कितना बढ़ गया? कितना उन्नयन हो गया? 2 सेंटीग्रेड का उन्नयन हो गया। तो क्वथनांक का उन्नयन किसे कह सकते हैं आप? के विलयन के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक में अंतर को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्योंकि आप क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, आप निकालेंगे क्वथनांक का उन्नयन टी एस माइनस के टी नॉट। ठीक है ना? अब देखो क्या है, टी नॉट से निकालेंगे ना, तो आपको दिख रहा है क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकाल रहे हैं हम? विलयन के, विलयन के और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही हम क्या बोल रहे हैं? क्वथनांक का उन्नयन। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? इस चीज को ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला रटना नहीं है आपको, जो आपने सीखा है उसी को लिखना है। आपने सीखा है कि जो हमारा विलायक का क्वथनांक है और जो हमारा विलयन का क्वथनांक है, उसी अंतर को हम क्या बोल रहे हैं? क्वथनांक का उन्नयन बोल रहे हैं। ये सीखा है ना? इसी को आप क्या करेंगे? यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। हम क्या लिखेंगे? विलायक, विलायक तथा विलयन के क्वथनांक, क्वथनांक के अंतर को ही क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन कहते हैं। सिंपल। क्वथनांक का उन्नयन कितना आ गया हमारा? क्वथनांक उन्नयन बराबर कितना आ गया? क्वथनांक उन्नयन बराबर टी एस माइनस के टी नॉट। सिंपल है ना? बिल्कुल, हमने सीख लिया क्वथनांक का उन्नयन किसे कह रहे हैं आप? क्वथनांक का उन्नयन आप कह रहे हैं जो आपका शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और विलयन का क्वथनांक है, उसके अंतर को ही आप क्या बोल रहे हैं? क्वथनांक का उन्नयन बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, दोनों के अंतर को क्या बोल रहे हैं हम? क्वथनांक का अंतर बोल रहे हैं। यही हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया कि विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के अंतर को ही हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करेंगे? डिफरेंट को कैसे दिखाते हैं हम? डेल्टा से। किसे दिखाते हैं? डेल्टा से। तो क्वथनांक के उन्नयन को क्या कह सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी। और क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो इसे शो करेंगे हम बी से। समझ आ रहा है? तो हमारा क्वथनांक का उन्नयन क्या हो जाएगा? डेल्टा टी वी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस के डेल्टा टी नॉट। डिफरेंट को डी से भी दिखा सकते हैं और डेल्टा से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ पे डी का यूज कर ले, डी का यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। डी फॉर डिफरेंट होता है, आप ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही है ना? आप डी से भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो सीखा समझो, इसको जो सीखा हमने वही यहाँ पे रिटर्न कर दिया। हमने सीखा कि इनके दोनों के अंतर को ही क्या बोल रहे हैं हम? क्वथनांक का उन्नयन बोल रहे हैं। और क्वथनांक का उन्नयन को किससे शो करते हैं? सीधी बात है, डेल्टा टीवी शो कर दो या डी टीवी शो कर दो, बात एक ही, दोनों डिफरेंट को ही बताते हैं। क्लियर है? इसे नोट करो। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन किस तरह से चेंज हो सकता है। राइट, हमको मालूम है हमारे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, किससे शो करते हैं हम? इसको शो करते हैं डेल्टा टी वी से। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि किसके बढ़ने से बढ़ता है, किसके घटने से घटता है। अब आप ये बताइए कि क्वथनांक का उन्नयन जो हुआ था किस वजह से हुआ था? अरे सीधी सी बात है, विलय आया था आवासशील, उसने सब कुछ नाटक बनाया था और ये हुआ था ऐसा। तो किसकी वजह से हुआ? विलय की वजह से हुआ ना। अगर विलय नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है। तो हमें पता है कि क्या हुआ, विलय की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? विलय। तो जितना ज्यादा विलय आएगा इतना क्या होगा? अरे उन्हें ज्यादा होगा, क्योंकि इतना ही अणुओं को वो क्या करेगा? रोकेगा। जब रोकेगा तो सीधी सी बात है, आपको ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर और लगाना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर पर तब जाके बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, विलय की मात्रा अगर क्या कर दें आप, बढ़ा दें, तो क्वथनांक का उन्नयन इतना ही ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अरे आ रही है ना क्लियर? अब देखो इसके फॉर्मूले से समझेंगे हम, ये तो हमने याद किया था, अब हम फॉर्मूले से समझेंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इसका उन्नयन जो होता है वो क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है स्मॉल एम के। आपको पता है स्मॉल एम क्या होता है? आपने पढ़ा था, मोललता होता है। क्या होता है ये? मोललता होता है। और मोललता का फॉर्मूला आपको मालूम है, सीधी सी बात है। देखो, किसी चीज को अच्छे से डिफाइन करना हो और हमेशा याद रखना हो तो सीधी सी बात है, हम प्रैक्टिकली समझेंगे उसको। अब हम समझेंगे कि क्या रियल बात है कि क्वथनांक की मात्रा बढ़ने से बढ़ेगा, यह झूठ है। समझे यहाँ पे? देखो क्या होगा, डेल्टा एम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या था इसका? एम ऐसा कुछ था, याद करो। और यहाँ पे क्या था हमारा? यहाँ पे क्या था? अरे नहीं पता, कैपिटल डब्ल्यू था, विलय का भार। और यहाँ पे कितना था? 1000। पढ़े लिखे बहुत ज्यादा लग रहे हो मुझे तुम। ये हो गया। आपको मालूम है जो जिसके इक्वल है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आप। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो आप? इसको एम की जगह इसको पुट कर सकते हो। तो देखो ध्यान से समझो इसको, डेल्टा टीबी अनुक्रमानुपाती होगा क्या? डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू इंटू 1000। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्या है? 1000। अब यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे डेल्टा टीबी आपको दिख रहा है बिल्कुल सीधा सीधा कि ये अनुक्रमानुपाती है स्मॉल डब्ल्यू के। स्मॉल डब्ल्यू का मीन्स, अरे आपको पता है, वहां पे लिखा है मैंने सब। स्मॉल डब्ल्यू का मीन्स होता है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। तो आपको क्लियर हो गया ना कि इसका क्वथनांक का उन्नयन इतना ही ज्यादा होगा जितनी विलय की मात्रा। अनुक्रमानुपाती तो समझते हो, जब आमने सामने होते हैं ना तो ये बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप विलय की मात्रा उसमें ज्यादा डालोगे, बढ़ाओगे, तो क्वथनांक का उन्नयन भी इतना ही बढ़ेगा। यहाँ तो कोई डाउट? तो देखो ये समझा हमने प्रैक्टिकली, समझ आ गया ना? अब देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम जैसे प्रूफ करें, यहाँ समझ में आ गया? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया था मैंने, शायद क्लियर हो गया होगा, राइट? अब देखो यहाँ पे इसको समझ लिया आपने, अब हम इसका फॉर्मूला प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ये आप नोट डाउन कर लेना साइड में, क्योंकि इससे समझना है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, डेल्टा टीबी क्या होगा? डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी अनुक्रमानुपाती होता है एम के। ये आपको पता हो गया कि क्यों होता है। अब क्या होगा, आपको मैंने बताया था, अगर आपको क्या करना, अनुक्रमानुपाती को बराबर में लाना है तो कुछ ना कुछ से सामने वाले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी ये अनुक्रमानुपाती है लेकिन बराबर नहीं है। जैसे हम बोले कि 10 अनुक्रमानुपाती 5, तो हमें पता है ये इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, लेकिन क्या दोनों बराबर है? बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे वाले में किसी ना किसी से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे 2 से करनी पड़ी है, तब ये बराबर हुए। तो ध्यान रखना, अनुक्रमानुपाती का मतलब अलग होता है, बराबर का मीन्स अलग होता है। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम डेल्टा टीवी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम केबी से। क्या कर देंगे? केबी से। और केबी क्या है यहाँ पे? केबी है हमारा नेतांक, नेतांक। समझ में आ गया? यहाँ जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? हम नेतांक। मेरा मानना है कि शायद आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्या करना है आपको, फॉर्मूला यहां से मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? इसे नोट करो। अब हम समझेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक को। कभी कभी क्या होता है, इसकी थ्योरी भी पूछ लेता है। अब हम समझेंगे, वैसे इतनी मोस्टली तो है नहीं है, लेकिन याद कर लेना, कभी कभी इसे पूछ भी लेता है। हम समझेंगे मोलल मोलल उन्नयन उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन का मीन्स तो पता चल गया तुम्हें, बढ़ना। जो अपनों ने यहाँ पे स्थिरांक लिया था ना, वही उसको बोलते हैं केबी को मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? केबी होता है। ठीक है, अब देखो कि इसकी डेफिनेशन कैसे निकालेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन एक अलग वे में निकालेंगे, सिंपल सी। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखो।
फॉर्मूला था शायद कुछ ऐसा हमारे पास, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम, यही था, ठीक है, यही था ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, एम की वैल्यू क्या थी, स्मॉल डब्लू अपॉन एम, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, डब्लू इंटू 1000। आपको याद होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, डब्लू अपॉन एम, स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या, अरे स्मॉल डब्लू अपॉन एम क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या। तो इसको हम इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हैं, एन अपॉन डब्लू इंटू 1000। कोई दिक्कत, कर सकते हैं ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम, एम की जगह क्या पुट कर सकते हैं बताओ मुझे, ये पुट कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे पुट कर दिया, देखो ध्यान रखना, हमें थ्योरी निकालनी है, जो बुक्स में थ्योरी लिखी होती है वो अजीब कंडीशन में लिखी होती है, पता नहीं चलती कैसे लिखी है, हम निकालेंगे रियलिटी वो लिखता क्यों है ऐसे, ठीक है, हमें समझना है क्यों लिखता है वो ऐसे, देखो इसलिए लिखता है वो, के बी हो गया। अब यहाँ पे क्या, एम की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम करेंगे एन अपॉन डब्लू इंटू 1000, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर विलय के मोल कितने कर दें हम, अरे देखो ध्यान से, विलय के मोल कितने कर दें, 1 कर दें, और ये क्या डब्लू, विलायक का भार। देखो यहाँ पे समझो वो थ्योरी बनाता कैसे, यहाँ पे एन क्या है, एन है विलय के मोलों की संख्या, सी सी बात है, विलय के मोलों की संख्या आपने पीछे पढ़ा है, ये एन है, ठीक है ना, एन कितना कर दें हम, 1 कर दें, और विलायक का भार, विलायक का भार डब्ल्यू कितना कर दें, 1000 ग्राम या 1 केजी। जब आप इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, इस चीज को तो समझना है, क्योंकि बुक्स में लिखा तो होता है लेकिन ये वाली बात नहीं पता चलती। ये हो गया, और ये ऊपर भी कितना है, 1000। अब देखो 1000 तो 1000 गया, और कितना हो गया, इज इक्वल टू के बी। यहां पे समझो ध्यान से, ये लिखता है वो बुक्स में, लेकिन ये करके नहीं बताता, इसलिए वो समझ में नहीं आती। देखो क्या हुआ, अगर हमने विलायक का भार कितना लिया, 1000 ग्राम, और विलय की मोलों की संख्या कितनी ली, 1, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना हो गया, अरे क्वथनांक के उन्नयन के बराबर हो गया भैया, देखो ये हो गया, ये बराबर हो गया ना। यही हमें लिखना है यहाँ पे, हमें यही तो लिखना है कि यदि विलय के मोलों की संख्या कितनी हो, 1, और विलायक का भार कितना हो, 1000 ग्राम या 1 केजी, तब क्या होता है, तब उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है हमारा, क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसके बराबर होता है, क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है। ऐसा लिख सकते हैं ना, उन्नयन के बराबर होता है। या हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल हमारा, अगर विलय की मात्रा कितनी हो, मतलब विलय के मोल हो 1, और विलायक का भार हो कितना, 1000 ग्राम, तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, उस टाइम पे हम क्वथनांक के उन्नयन को ही क्या कह सकते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है जब दोनों बराबर हो गए तो इसको ये बोल दो या इसको ये बोल दो, बात समझ में आ रही है। वो इसलिए बोल देता है क्योंकि इतना कुछ करने पर ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई, बराबर। तो इस टाइम पे चाहे तो आप मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्वथनांक का उन्नयन बोल दो, या क्वथनांक के उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक बोल दो, क्योंकि इस टाइम पे दोनों की वैल्यू बराबर है। आगे पीछे करना है कोई, यहाँ पे क्या आगे पीछे करना है, एक के आगे एक के पीछे, इसी बात है। समझ में आ गया, तो हम लिख दें कि ऐसे करके लिखेंगे। देखो जो सीखा है हमने, हमने क्या सीखा, यदि यदि क्या है, देखो विलय की, विलय के मोलों की संख्या कितनी हो गई, मोलों की संख्या कितनी है, 1, तथा विलायक का भार कितना है, विलायक का भार वार, या तो आप 1000 ग्राम लिख दो इसको, या 1 केजी लिख दो, ठीक है, 1 केजी। तब तब क्या होता है, तब आपको पता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसके बराबर हो गया था, स्थिरांक क्वथनांक, क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है। अगर मैं मानता हूं इस चीज को समझ के आपने इसको एक बार समझ लिया तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इस बात को। वो बुक्स में थ्योरी ऐसे बनाता है, लेकिन ये वाला पोर्शन वो क्या कर देता है,
ओवरलैप, ओवरलैप कर देता है, इसलिए समझ नहीं आता कि उसने लिखा कैसे। वो इसलिए लिखता है क्योंकि आपको दिख रहा है कि जब विलय के मोलों की संख्या 1 हो गई और विलायक का भार 1000 ग्राम हो गया तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो जाते हैं। आप इस तरह से लिखोगे तो और ज्यादा क्लियरिटी है, जैसे बुक्स में लिखा है ना उससे ज्यादा क्लियरिटी हम दे रहे हैं कि ऐसा है तो फिर ऐसा है। समझ आ गया? ठीक है, नोट करो इसे। यहां तक समझ लिया। अब हम समझेंगे अणुसंख्या गुणधर्म की लास्ट क्वालिटी क्या थी। वो थी हमारी हिमांक का अवनमन। हिमांक, हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का मीन्स तो आप जानते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव का प्रेशर किसके प्रेशर के बराबर हो जाए, किसी ठोस के प्रेशर के बराबर हो जाए। और ठोस के प्रेशर के बराबर कब होगा? अरे जब वो खुद ठोस बन जाएगा तभी तो होगा। ठोस का प्रेशर, चोर का प्रेशर चोर के बराबर कब होगा? जब वो चोर बन जाएगा, सीधी सी बात है। ठोस का प्रेशर ठोस के प्रेशर के बराबर तभी तो होगा जब ये लिक्विड फॉर्म से ठोस फॉर्म में आ जाएगा। यहां तो समझ आ गया। तो हमें क्या था, हिमांक, हिमांक का मीन्स तो हिमांक हो गया और मैंने समझाया था आपको इसी चैप्टर में। और अवनमन का मीन्स क्या होता है? घटना। तो यहाँ पे हिमांक घटा होगा, जैसे क्वथनांक क्या था वहां पे, बड़ा था। यहाँ पे हिमांक क्या हो रहा है, घट रहा है। वहां पे समझा था कि कैसे बढ़ा है, यहाँ पे समझेंगे कैसे घटा है। घटाने वाला बढ़ाने वाला एक ही है। जो बढ़ाने वाला था तुम्हें पता है कि घटाने वाला बढ़ाने वाला एक से ही होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बिल्कुल सेम पोजीशन सेम कंडीशन। क्या होगा, सेम पोजीशन एंड सेम कंडीशन। क्या किया, देखो इसमें क्या लिया, प्योर, क्या लिया हमने, शुद्ध H2O। सीधी सी बात है। अब हमें क्या बनाना है इसको, ये लिक्विड फॉर्म में हमें क्या बनाना है इसे, ठोस। क्योंकि जब ये ठोस बनेगा तभी प्रेशर ठोस जैसा होगा, इसका ठोस जैसा तभी तो होगा जब ठोस बनेगा। तो सीधी सी बात है, हम इसका टेम्परेचर क्या करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं, घटाते जाते हैं। मान लिया कि इसका 37 नॉर्मल टेम्परेचर मान लिया, इतना था। हमने क्या किया, लेस किया, 20 किया और लेस किया। और एक बार ऐसी कंडीशन कर दी कि हमने इसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड कर दिया। हमने देखा 0 सेंटीग्रेड पे क्या हो गया, ये ठोस बन गया। और जब ये ठोस बन गया तो इसका प्रेशर भी कैसा होगा, दाब भी कैसा होगा, ठोस की तरह ही होगा ना, क्योंकि ठोस बन गया। तो जब 0 सेंटीग्रेड पर ये क्या हुआ, ये ठोस बन गया, ठोस बन गया और इसका प्रेशर ठोस के समान हो गया। तो इस टेम्परेचर को हमने क्वथनांक बोला था, मैंने बताया था पहले, हिमांक। ठीक है, क्या बोला था इसे, हिमांक बोला था। यहां तो समझ आ गया। अब देखो क्या है, क्योंकि क्वथनांक की जो कंडीशन है वो भी तो सेम ही है, बस टेम्परेचर उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है। यहां तो समझ आ गया। अब क्या करेंगे, वही जैसा किया था ना क्वथनांक में, सेम करेंगे कंडीशन। इनमें भी क्या करना है आपको, इनमें भी आपको क्या मिलाना है, अबाष्पशील, अबाष्पशील विलय। ठीक है, आप क्या, जैसे हमने थ्योरी नोट डाउन की है तो आपने विलय के मोलों की संख्या लिखा है, और आप अगर वहां पे अबाष्पशील विलय के मोलों की संख्या लिख लेंगे तो और बेटर रहेगा। वैसे गलत वो भी नहीं है, सीधी सी बात है, अबाष्पशील लिख लेंगे तो वो अवेयरनेस हो जाएगा कि हाँ सीधी सी बात है, अबाष्पशील विलय के मोलों की संख्या की बात चल रही है। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे अबाष्पशील विलय, जैसे ही आपने अबाष्पशील विलय में किया, डाला, तो क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया, विलयन बन गया। सीधी सी बात है, बिल्कुल एक से लग रहे होंगे ना, एक से ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल क्या होगा, विलयन बन गया इसका। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर घटाएंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे यहां से हमने कितने से स्टार्ट किया था, नॉर्मल कंडीशन से 37 जो सबका भी होता है टेम्परेचर इतना, इससे स्टार्ट करके हमने कितना किया, 0 किया। कितने सेंटीग्रेड किया, 0। लेकिन इस बार हमने देखा कि यहाँ पे ये बर्फ नहीं बना, ठोस नहीं बना जल। तो क्या इस टेम्परेचर को आप क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे? नहीं कहोगे ना, क्यों, क्योंकि उस टेम्परेचर को हिमांक बोलोगे आप जिसपे ये ठोस बन जाए। इस बार तो 0 पे ठोस बना ही नहीं, तो इसको हिमांक नहीं बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, और माइनस में 0 के बाद क्या होता है, माइनस स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को माइनस में ले जाना स्टार्ट करेंगे, माइनस में स्टार्ट ले। फॉर एग्जाम्पल समझ लो यहाँ पे कि हमने इसको माइनस में कुछ टेम्परेचर इसका लेकर आए, कितना लेकर आए, माइनस में। माइनस में जैसे लेकर आए हम इसका टेम्परेचर, तो क्या हो गया ये, फॉर एग्जाम्पल मान लो 0.1 माइनस पे क्या हो गया, या -1 पे क्या बन गया, ठोस बन गया। तो अब इस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, इसको हिमांक बोलोगे, क्योंकि तुम्हें पता है हिमांक उस टेम्परेचर को बोलोगे जिस पर ये ठोस बन जाए। टेम्परेचर कोई डिसाइड नहीं है, तुम्हें तो कंडीशन देखनी है कब ये ठोस बन रहा है। जिस टेम्परेचर पे ठोस बन जाए उसको आप क्या बोल दोगे, हिमांक बोल दोगे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, हिमांक देखो, पहले तो 0 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, माइनस में। और आपको पता है माइनस जो होता है 0 से और कम होता है। तो हिमांक घटा या बढ़ा,
घटा। यहाँ पे यही समझने वाले थे कि हिमांक का अवनमन, हिमांक घटता कैसे। तो ये देखो, ये जो आवासशील है वो कैसा है, एक आवासशील कैसा है ये, अरे एक अजीब है ये, ना ही तो बढ़ने दे रिया, मतलब बढ़ा भी रहा है, मतलब ऊपर भी नहीं जाने दे रिया, भाप भी नहीं बनने दे रहा और बर्फ भी नहीं बनने दे रहा। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, एक अजीब है, ना ही ये उड़ने देगा ना ही बर्फ बनने देगा। समझ में आ गया। तो सीधी सी बात है, क्या हुआ, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। यहाँ तो समझ आ गया, यहाँ तो समझ आ गया ना। अब देखो क्या होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे इसका माना हिमांक हमने कितना है, इसका हिमांक मान लो, सीधी सी बात है, नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबको नोट से कर दो। तो यहाँ पे शुद्ध विलायक का हिमांक कितना था, टी नॉट। यहाँ पे बिलियन का हिमांक को हम किससे शो कर दें, टीएस से। एस4 सॉल्यूशन होता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा हम एक काम करते हैं, आपको याद होगा कि ग्रेटर जो संख्या होती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को लेस करते हैं। यहाँ पे दोनों में से कौन बड़ा है, बोलो, टीएस बड़ा है टी नॉट बड़ा है, आपको पता है टी नॉट बड़ा है, टी नॉट जीरो है, वो माइनस में है तो और छोटा हो गया, जीरो, जीरो से और छोटा नहीं हो गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कौन बड़ा है, टी नॉट बड़ा है, टी नॉट बड़ा है ना। तो आपको क्या दिखाना है, हिमांक का अवनमन। तो हिमांक के अवनमन को देखो ऐसे शो करेंगे, हिमांक का अवनमन। अवनमन कैसे शो करते हैं इसको, डिफरेंट से, क्यों, क्योंकि हिमांक का अवनमन कैसे निकाल रहे हो आप, डिफरेंट करके, डिफरेंट करके निकाल रहे हो ना। तो हम इसे शो करेंगे डिफरेंट से, चाहे डी कर दो चाहे डेल्टा कर दो, टी। और हिमांक को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मीन्स यहाँ पे एफ का यूज करेंगे। यहां तक समझ आ गया। ये हिमांक का अवनमन किसके इक्वल है, सीधी सी बात है, आपको टी नॉट माइनस के टी एस के इक्वल है। बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं है तक कि इसका टी एस के इक्वल है। अब आगे क्या समझना आप लोगों को, आगे समझना है इसकी थ्योरी क्या लिखनी है। तो हम लिख देंगे, सीधी सी बात है, शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक में जो अंतर है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के हिमांक और आपने विलयन के हिमांक में जब अंतर किया, उसको ही क्या बोल रहे हो आप, हिमांक का अवनमन बोल रहे हो। तो जो आपने यहाँ पे फॉर्मूले में देखा है, जो यहाँ पे आपने समझा, उसी को क्या करना है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, जो आपको समझना है उसी थ्योरी बेस आपको रिटर्न करना है। तो हम समझ रहे हैं कि शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को ही हम क्या बोल रहे हैं, हिमांक का अवनमन बोल रहे हैं। यही यहाँ पे हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो क्या क्या सीखा हमने कि विलायक शुद्ध क्या है, शुद्ध है ना विलायक, शुद्ध विलायक के हिमांक, हिमांक तथा विलयन, विलयन के हिमांक, हिमांक के अंतर को, अंतर को ही हम हिमांक, हिमांक का उन्नयन, अवनमन है ना, हाँ अवनमन, क्यों घट रहा है ना ये, अवनमन कहते हैं। ठीक है, यहां तो समझ आ गया जो हमने यहाँ पे सीखा है और आपको दिख भी रहा है। थ्योरी रटनी नहीं है, मैंने बोला आप थ्योरी इससे निकालो, प्रैक्टिकल से जो सीख रहे हो आप उससे निकालो या फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूला आप एक सेकंड में याद कर सकते हो। क्या हिंदी याद कर लोगे, इसकी थ्योरी याद कर लोगे, नहीं ना। फॉर्मूला याद करा, इससे निकालना है। देखो हमें दिख रहा है कि शुद्ध विलायक के क्वथनांक, हिमांक और विलयन के हिमांक में जो अंतर आया है यहाँ पे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हिमांक अवनमन बोल रहे हैं। यही बात हमने यहाँ पे रिटर्न कर दी, बात खत्म, समझ आ गई। ठीक है, अब हम समझेंगे हिमांक का अवनमन क्या होता है, इसे नोट करो, इसका वो समझेंगे फॉर्मूला कैसे होता है। ये देख लिया। अब हम समझेंगे कि हिमांक का जो अवनमन होता है वो विलय पे तो डिपेंड करता है, ये तो हमें क्लियर है। हम ये देखेंगे कि बढ़ने से क्या होगा, घटने से क्या होगा, जैसे क्वथनांक का उन्नयन देखा था। सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूले से सीखेंगे अब। इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी वी, टीवी एफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग मतलब फ्रीज, तुम्हें पता है फ्रीज में क्या होता है, एफ से फ्रीज दिखाया, हाँ एफ के मतलब फ्रीजिंग और फ्रीजिंग का मतलब फ्रीज, और तुम्हें पता है फ्रीज में क्या जमता है, कूलिंग हो जाता, नहीं कूलिंग वूलिंग नहीं है, यहाँ पे फ्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या फ्रीजिंग, याद रखना, फ्रीजिंग मीन्स फ्रीज, और फ्रीज में क्या होता है, बर्फ ही जमता है। तो यहाँ पे बर्फ जमने वाली बात चल रही है, यहाँ समझ आ गया। देखो ये क्या होता है, ये जो होता है वो भी मोललता के इक्वली होता है, इक्वली होता है, ध्यान से देखो इसे, इक्वल है ये।
अनुक्रमानुपाती होता है, इक्वल नहीं है। सी सी बात है, अनुक्रमानुपाती होता है। हमने यूज किया था, अभी देखो अभी यूज किया था बिल्कुल, क्या इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन M, W इंटू 1000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसको ग्राम में यूज कर रहे हैं। यहाँ तो समझ आ गया। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे किस में यूज कर लेंगे, केजी में, तो सीधी सी बात है हमको यहाँ पे 1000 नहीं लगाना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले हमने किए पिछली क्लास में किए ना, तो यहाँ पे केजी में ये होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ 1 लिखते नहीं है, सीधी सी बात है, ये होगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं ना हम, तो क्या होगा वैल्यू, स्मॉल w अपॉन m कैपिटल W। अब यहाँ पे देखो आपका फ्रीजिंग पॉइंट सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती है W के, और W क्या है, यहाँ पे जो आप अवाष्पशील विलय को घोल रहे हैं उसका भार। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ जैसे जैसे आप अवाष्पशील विलय की मात्रा उसमें ज्यादा घोलेंगे, आपका हिमांक का अवनमन उतना ही ज्यादा होगा। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, पहले हमने सीखा था, अब हमने प्रैक्टिकल वाइज प्रूफ कर दिया, हाँ ऐसा होगा। जितना क्या करेंगे आप, जितना आप इसमें अवाष्पशील विलय ज्यादा डालेंगे, सीधी बात है इसका हिमांक का अवनमन इतना ज्यादा होगा। हिमांक का अवनमन का मीन्स उसका हिमांक इतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा। यहां तक समझ आ गया? अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसका फॉर्मूला प्रूफ करना है। यहां तक समझ लिया? ये कराया था मैंने आपको कि आप समझें कि विलय की मात्रा पे किस तरह से डिपेंड करता है। अब आगे देखिए, ये तो समझ आ गया ना। अब देखो इसकी थ्योरी करनी है अपनों को, थ्योरी करें, थ्योरी तो कर ली इसकी। अब देखो क्या करना है, प्रैक्टिकल वाइज जो करते हैं ना अपने मोलल की डेफिनेशन में, उसको करना है। यहाँ पे देखो क्या है ये, यहाँ पे हमारा डेल्टा टीएफ क्या आता है, ये अनुक्रमानुपाती आता है। मोललता के आप क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो कोई भी नेतांक यहाँ पे स्थिरांक नेतांक आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगेगा हमारा, वहां पे क्या लगा था केवी, क्योंकि वॉल्यूम पॉइंट के लिए वी यूज किया था हमने, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ यूज करेंगे। तो ये हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बना फाइनली, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब हम क्या बोल सकते हैं, हमें निकालना है किसकी, यहाँ पे ये क्या है, वहां पे क्या था हमारा मोलल, क्या था याद करो, मोलल ओलनियन स्थिरांक। अरे केबी को क्या बोल रहे तुम, मोलल ओनियन स्थिरांक। और यहाँ पे क्या है ये, मोलल अवनमन स्थिरांक, क्योंकि वहां पे उन्नयन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है अवनमन। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, उन्नयन वाले को बोल दिया कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, और यहाँ पे क्या बोल रहे हो, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो ये क्या है हमारा मोलल अवनमन अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक। ठीक है, यहाँ पे के एफ क्या है, केबी के एफ क्या है हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है, हम मोलल अवनमन स्थिरांक की थ्योरी भी निकालेंगे, जैसे हमने उस किसकी निकाली थी, मोलल उन्नयन स्थिरांक की निकाली थी। यहाँ तक समझ लिया? इसे नोट कर लो साइड में, क्योंकि इससे हमें क्या कर रहे हैं, हमें नॉलेज मिल रही है किस तरह से विलय विलय कैसे बढ़ा रहे और कैसे हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब हम समझेंगे मोलल, मोलल क्या था, यहाँ अवनमन हो रहा ना, अब नमन, जहां पे अवनमन हो रहा था वहां पे अवनमन का यूज करेंगे, जहां पे उन्नयन हो रहा था वहां पे उन्नयन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अवनमन हो रहा है, सीधी बात है मोलल अवनमन स्थिरांक। और किस क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इसको के एफ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन निकालनी है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूले से निकालेंगे। हमारा क्या होता है, के एफ क्या होता है, के एफ इक्वल है हमारा, नहीं डेल्टा किसको, के बी, अरे अवनमन स्थिरांक फ्रीजिंग पॉइंट है, के एफ होगा। यहाँ पे देखो ये क्या होगा हमारा डेल्टा टी एफ, क्या निकाला था फॉर्मूला हमने, के एफ था ना, इंटू एम। यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, देखो होता क्या है यहाँ पे कि अगर हमने क्या किया, एम की वैल्यू पुट करनी है, बुक्स में जो ये फॉर्मूला बनाता है कैसे, देखो ऐसे बनाता है वो। यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एम और डब्ल्यू। मैंने बोला केजी में लेंगे तो आप ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, और हम लेंगे किसमें, ग्राम में, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, जब अपने न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और अच्छे से समझेंगे कैसे कहां पे क्या यूज करना है। तो बुक्स में क्या होता है, बड़ा अजीब सा लिखा हुआ होता है, समझ नहीं आता। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो W
अब आपको मैंने एक चीज बताई थी अभी, ये किसके इक्वल होता है? विलय के मोलों की संख्या। तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, n अपॉन W, क्योंकि n होता है विलय के मोलों की संख्या इनटू, ये ग्राम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट करना कोई जरूरी नहीं है, वैसे ग्राम में आएगा ये। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम, इसका फॉर्मूला, इसकी जगह हम m की जगह क्या पुट कर सकते हैं, n अपॉन W इंटू 1000। तो हमने पुट किया यहाँ पे n अपॉन W इंटू 1000। ठीक है, समझ आ रही है? यहाँ पे देखो क्या करना है अब हमें, ये क्या है, ये है हमारे अवाष्पशील विलय के मोलों की संख्या। वैसे मैंने बोला था कि वहां पे आप अगर विलय के मोलों की संख्या भी कर देंगे कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अवाष्पशील से हम दिखा रहे हैं उसे अवाष्पशील है, यहाँ पे विलय अवाष्पशील है, लेकिन आप अवाष्पशील का नाम ऐड कर देंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसके मोलों की संख्या कितनी है यहाँ पे n, इसकी वैल्यू कितनी कर दी हमने, 1 कर दी। देखो, और यहाँ पे क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार W कितना कर लिया हमने, 1000 ग्राम बोल दो इसको, या 1 kg बोल दो, राइट। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, डेल्टा, थोड़ा ऊपर कर ले, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, इसकी जगह क्या पुट करना, 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1000, ऊपर भी क्या है हमारा 1000। देखो 1000 से क्या हुआ, 1000 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हुआ, KF, TF इज इक्वल टू क्या हुआ, KF। तो हमें दिख रहा है कि अगर अवाष्पशील विलय के मोलों की संख्या क्या हो, 1, और विलायक का भार क्या होना चाहिए, 1000 ग्राम, तो सीधी सी बात है उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा जो क्वथनांक हिमांक का अवनमन होता है, ध्यान समझना इसको, अगर विलय के मोलों की संख्या कितनी हो यहाँ पे अवाष्पशील 1, और विलायक का भार कितना होना चाहिए 1000 ग्राम या 1 kg, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो इसका मोलल अवनमन स्थिरांक है वो किसके बराबर हो जाता है, हिमांक के अवनमन के बराबर हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में जब दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो हम इसके जो हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक है उसको हम हिमांक का अवनमन भी बोल सकते हैं, और हिमांक के अवनमन को हम मोलल स्थिरांक भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर सीएम की और पीएम की वैल्यू सेम होती तो हम सीएम को पीएम बोल सकते हो, पीएम को सीएम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? तो हम क्या लिखेंगे, हमने क्या समझा, हमने समझा कि यदि विलय के अवाष्पशील विलय के मोलों की संख्या कितनी हो, 1 हो, ठीक है, और विलायक का भार कितना हो, 1000 ग्राम हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो क्वथनांक के जो हमारा हिमांक है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। देखो यही कहला रहा है, लिख दे क्या, यदि यदि क्या हो, अवाष्पशील विलय विलय के मोलों की संख्या 1 हो तथा विलायक का भार कितना होना चाहिए, विलायक का भार 1000 ग्राम हो, तब जब इतना होगा तब क्या बोलोगे आप हिमांक के अवनमन को ही क्या बोलोगे, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलोगे। तब हिमांक क्या बोलोगे, हिमांक के अवनमन को क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। कोई टेंशन, बिल्कुल सिंपल है, सी बात है। हमने इसको क्लियरिटी से निकाल लिया, क्यों बोल रहे हैं, इस चीज को याद रखोगे। मैंने बोला कि थ्योरी को क्या करना है, थ्योरी को अपनों को मैंने देखा है, पता है क्या करते हैं, ये करते हैं कि हिंदी से फॉर्मूला बनाते हैं। ऐसा हो सकता है कभी, नहीं हो सकता। हम फॉर्मूले से 1 सेकंड में क्या बना सकते हैं, थ्योरी को बना सकते हैं। आपको यही रूल यूज करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले को समझना है, और फॉर्मूले से ही आपको क्या बनानी है, थ्योरी बनानी है। लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। और दूसरा बेनिफिट ये होगा, इससे हमें न्यूमेरिकल्स भी करने, डबल फायदा है, थ्योरी भी हमारी एकदम हो जाएगी और इससे न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया? तो हमारे
टंगस्टन के गुणधर्म थे, उनके चारों क्वालिटी को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। और याद रखना यहाँ पे 3 क्वालिटी, ये चारों क्वालिटी जो है इनसे अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का तो मिनिमम 2 मार्क का आता है और आता ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है क्योंकि बाद आपके अवनमन से भी वो पूछ लेता है कभी भी, इनसे एक क्वेश्चन तो पूछता है, सीधी बात, इन चारों से एक क्वेश्चन हर साल उसे पूछना ही है। तो इसे ध्यान से समझना अच्छे से। यहाँ तो समझ आ गया? ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया? यहाँ तो समझ आ गया? अब हमने क्या कर ली, इसकी क्वालिटीज को सबको समझ लिया। और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे क्या देखेंगे हम, इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे अच्छे से एनालाइज करके। ठीक है।